अपनी डेली लाइफ में हम लोग कई बार कुछ ऐसे लोगों से मिलते हैं जो एक दिन में जब हमें मिलते हैं तो कोई दूसरी बात बोलते हैं और उसके नेक्स्ट डे अगले दिन जब हम उनसे मिलते हैं तो वो ठीक उस बात के उलट, उसके अगेंस्ट, उसके कॉन्ट्रेरी कोई बात बोल देते हैं। नॉर्मल लाइफ में तो ये चीज़ें चल जाती हैं, इनसे कोई विशेष फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर यही बात किसी लीगल प्रोसीडिंग की हो, कोर्ट के मैटर के सिलसिले में हो, तो ऐसी चीज़ों को, ऐसे पूरे सिस्टम को प्रोहिबिट किया गया है। और इस पूरे प्रोविज़न को हम स्टॉपेल के नाम से या फिर हिंदी में विबंध के नाम से जानते हैं। और आज के इस वीडियो में हम इसी इंडियन लीगल सिस्टम के अंतर्गत दिए गए स्टॉपेल के प्रोविज़न की, इनके मीनिंग क्या है, इनकी डेफिनेशन क्या है, इनके काइंड्स क्या है, इनकी कंडीशंस क्या हैं और इनके एक्सेप्शंस क्या क्या हैं, इन सब के बारे में बात करने वाले हैं। तो बिना किसी अनावश्यक भूमिका के चलिए आराम से प्रारंभ करते हैं। स्टॉपेल का लिटरल मीनिंग टू स्टॉप या रोकना होता है किसी व्यक्ति को। अगर इसके लीगल मीनिंग की बात की जाए तो इसका मतलब वो स्टेटमेंट्स होते हैं जहां पे एक व्यक्ति सेम टाइम पे दो अपोजिट स्टेटमेंट देता है, ये दो विरोधाभासी कथन बोलता है। ये एक लैटिन लीगल मैक्सिम जो कि एलेगेंस कॉन्ट्रेरी नॉन एस्ट ऑडिएंडस पे बेस है, जिसका मतलब ये होता है कि कॉन्ट्रेरी स्टेटमेंट्स जो हैं वो सुने नहीं जाएंगे, यानी कि दो विरोधाभासी जो कथन होते हैं उनको सुना नहीं जाएगा। इसकी डेफिनेशन दी गई है इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 115 में, जहां पे ऐसा कहा गया है कि अगर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपने रिप्रेजेंटेशन के द्वारा, अपने एक्ट या कंडक्ट के द्वारा, अपनी डिक्लेरेशन के द्वारा किसी बात पर बिलीव करने के लिए, विश्वास करने के लिए विवश करता है और जिसकी वजह से सामने वाली पार्टी कोई एक्ट करती है, कोई एक्शन करती है जिसकी वजह से उसको खुद को भी नुकसान हो सकता है, तो इसमें पहला व्यक्ति जो होता है, जो कि उस व्यक्ति को ऐसा बिलीव करने पर, ऐसा विश्वास करने पर विवश करता है, वो अपनी बातों से पीछे नहीं हट सकता, उससे कहीं भी इनकार नहीं कर सकता कि नहीं ये बात मैंने नहीं बोली थी। इसको सेक्शन 115 के अंतर्गत ही दिए गए उदाहरण समझते हैं कि मान लीजिए ए ने बी को किसी एक सर्टेन लैंड के बारे में, किसी एक ज़मीन के बारे में ये बात विवश किया, ये बात बिलीव करने पे, विश्वास करने पे विवश किया कि ये लैंड उसका है, ये ज़मीन उसकी है, जबकि वास्तव में ये ज़मीन उसकी नहीं थी, उसके पिताश्री की थी। और इस वजह से बी ने उसकी बातों पर यकीन करके उसके पेमेंट के लिए उनको पैसे दे दिए। अब कुछ दिन बाद ऐसा होता है कि ए के हिस्से में वो ज़मीन पार्टीशन या विल किसी तरह से आ जाती है। अब जब बी यहाँ पे उनसे पोजीशन मांगेगा, ओनरशिप मांगेगा, कहेगा कि ज़मीन हमें दे दो, तो ए इस जगह पे इनकार नहीं कर सकता। वो ये नहीं कह सकता कि जिस टाइम पे मैंने ऐसा विबंधन किया था, जिस टाइम पे मैंने ये ज़मीन बेची थी, उस टाइम पे ये ज़मीन मेरे हिस्से में थी ही नहीं। इस चीज़ को एक दूसरे केस से, जो कि शामीम बेग वर्सेस नजमुन्निसा बेगम का केस है, इससे समझते हैं। इसमें ऐसा हुआ था कि एक महिला में और एक पुरुष में एक विबंधन हुआ था, एक डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट हुआ था उनकी शादी के विषय में। और यहाँ पर ये जो महिला थी वो प्रेग्नेंट थी, वो गर्भवती थी और इस बात के बारे में उस पुरुष को पता भी था। इसी बीच में इनके बीच में डॉक्यूमेंट भी एग्जीक्यूट हुआ था। अब हुआ क्या कि ऐन शादी के दिन उस महिला को बच्चा हो गया, तो बाद में ये जो पुरुष है, जो उनका पति है, तो वो कहीं भी उस बच्चे की वैध संतान होने के पॉइंट पे, उसके लेजिटिमेसी पे सवाल नहीं उठा सकता कि ये बच्चा लेजिटिमेट है या नहीं है, क्योंकि इन दोनों में पहले से ही एक विबंधन हो चुका है, एक स्टॉपेल की बात हो चुकी है। तब हम बात करते हैं इनके कंडीशंस के बारे में, यानी कि एक स्टॉपेल के प्रोविजंस को अप्लाई होने के लिए कंडीशंस क्या क्या आवश्यकता है। तो इसमें सबसे पहली कंडीशन ये है कि यहाँ पे एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति को एक रिप्रेजेंटेशन किया होना चाहिए। दूसरे पॉइंट के अंतर्गत इसमें जो भी रिप्रेजेंटेशन हो वो किसी फैक्ट के विषय में हो, ना कि किसी लॉ के विषय में। तीसरे पॉइंट के अंतर्गत उसमें जो फैक्ट हो वो एक एग्जिस्टिंग फैक्ट हो, वो प्रेजेंट डे में एग्जिस्ट करता हो, ना कि वो किसी फ्यूचर या पास्ट के बारे में होना चाहिए। और चौथे पॉइंट के अंतर्गत उस रिप्रेजेंटेशन की वजह से उस सामने वाली पार्टी को बिलीफ हो जाना चाहिए, विश्वास हो जाना चाहिए उस रिप्रेजेंटेशन पर। और लास्ट पॉइंट के अंतर्गत इस रिप्रेजेंटेशन की वजह से, इस बिलीफ की वजह से वो सामने वाली पार्टी कोई एक्ट की हो और उस एक्ट की वजह से उस सामने वाली पार्टी को नुकसान भी हो सकता हो। तो अगर ये सारी कंडीशंस फुलफिल हैं, ये सारी कंडीशंस पूरी हैं,
तभी ये स्टॉपेल का प्रोविजन यहाँ पर अप्लाई होगा। और अब बात करते हैं अपने सेकेंड लास्ट पॉइंट के बारे में, जो कि इनके काइंड्स का या टाइप का है। तो जनरली स्टॉपेल 3 काइंड के हो सकते हैं, जहाँ पे पहला काइंड इसका बाई रिकॉर्ड, दूसरा बाई डीड और तीसरा बाई पेश और बाई कंडक्ट हो सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बाई रिकॉर्ड के बारे में। इसको स्टॉपेल बाई जजमेंट के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि एक जुडिशियल अथॉरिटी द्वारा दिए गए फैसले के बारे में, उसके द्वारा दिए गए डिसीजन के बारे में होता है, जहां पे ये प्रोविजन दिया गया है कि अगर किसी जुडिशियल अथॉरिटी द्वारा किसी केस के सिलसिले में पहले ही एडजुडिकेशन किया जा चुका है, निर्णय दिया जा चुका है, तो फिर से सेम पार्टी द्वारा उसको रीओपन नहीं किया जा सकता। दूसरा काइंड स्टॉपेल बाई डीड का है। तो इसमें यह प्रोविजन दिया गया है कि जहां पर एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के साथ किसी रिकॉर्ड की वजह से, किसी डॉक्यूमेंट या रिकॉर्ड की वजह से जो कि फैक्ट से रिलेटेड होगा, उसकी वजह से बाउंड हो जाते हैं, जिसको आप एक डीड की तरह कह सकते हैं। तो यहाँ पे पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को किए गए वादे जो कि रिप्रेजेंटेशन होंगे, जिसकी वजह से उसने बिलीव किया होगा, वो उससे मुकर नहीं कर सकता। ये कॉमन लॉ का प्रोविजन है और ये इंडिया में एप्लीकेबल नहीं है। और तीसरा और सबसे लास्ट काइंड इसका स्टॉपेल बाय पेज और बाय कंडक्ट है। इसमें यह प्रोविजन दिया गया है कि जो स्टॉपेल के पॉइंट्स स्टॉपेल बाय डीड और स्टॉपेल बाय रिकॉर्ड दोनों में ही नहीं आते, वो इसके अंतर्गत आते हैं, जहां पे एक व्यक्ति अपनी कंडक्ट की वजह से, अपने मिस रिप्रेजेंटेशन या किसी कंटेंट या एग्रीमेंट की वजह से कोई काम करने के लिए बाउंड हो जाता है, जिसके बारे में वो पहले से स्टेटमेंट दे चुका है, रिप्रेजेंटेशन कर चुका है, तो वो बाद में अपने उस रिप्रेजेंटेशन से पीछे नहीं हट सकता। और सबसे लास्ट में हम बात करते हैं इसके एक्सेप्शंस के बारे में या अपवाद के बारे में। तो अपवाद के इसके पहले पॉइंट के अंतर्गत ये कहा गया है कि एक स्टॉपेल एक माइनर के अगेंस्ट नहीं हो सकता, यानी कि स्टॉपेल का प्रोविजन एक माइनर के अगेंस्ट अप्लाई नहीं किया जा सकता। दूसरे पॉइंट के अंतर्गत एक स्टॉपेल का प्रोविजन जो है वो स्टेट्यूट के या लॉज के अगेंस्ट भी अप्लाई नहीं किया जा सकता। तीसरे पॉइंट के अंतर्गत स्टॉपेल के प्रोविजन वहां भी अप्लाई नहीं होते जहां पे दोनों पार्टीज को सच्चाई के बारे में जानकारी होती है, नॉलेज होती है। और चौथे पॉइंट के अंतर्गत स्टॉपेल के प्रोविजन रेगुलेशंस पे, पांचवें पॉइंट के अंतर्गत इसके प्रोविजंस जो हैं वो क्वेश्चन ऑफ लॉ पे, और छठे पॉइंट के अंतर्गत ये सॉवरेन एक्ट ऑफ अ गवर्नमेंट के प्रोविजंस में भी अप्लाई नहीं होते, वहां भी एप्लीकेबल नहीं माने जाते। तो ये था इंडियन एविडेंस एक्ट के अंतर्गत दिया गया स्टॉपेल का प्रोविजन, उसके मीनिंग, उसके डेफिनेशन, उसके एक्सेप्शंस, कंडीशंस। आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। बाकी के लॉ से रिलेटेड वीडियोस, पॉइंट्स और टॉपिक्स के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।